वेलकम बच्चों, मैं संजू चौधरी। आज मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र के विषय में बताऊंगी। उसके थर्ड चैप्टर सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसके विषय में जानने से पहले हमें देख लेना ज़रूरी है कि संस्था का स्वरूप क्या होता है, या हम संस्था को किस रूप में देखते हैं, कैसे दिखती है संस्था। तो उसके लिए सबसे पहले देखें परिवार। परिवार के विषय में आप सभी जानते हैं परिवार क्या होता है, आप सभी परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो ये है परिवार का स्वरूप। उसके बाद है विवाह। विवाह के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, विवाह का स्वरूप कैसा होता है, ऐसा होता है। इसके बाद आता है स्कूल। स्कूल के विषय में भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि विद्यालय क्या है। तो अब आते हैं इन सब को देखने के बाद, इसके स्वरूप को देखने के बाद अब आते हैं हम संस्था के अर्थ पर। बच्चों, व्यवहार का कोई भी ऐसा तरीका जब एक लंबे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है, ठीक है, कोई एक व्यवहार का कोई एक तरीका जब किसी व्यक्ति द्वारा या किसी समूह द्वारा बार बार पुनरावृत्ति उसकी होती रहती है, वो बार बार रिपीट करता है उस चीज़ को, अपने व्यवहार को, उस तरीके को, तो उसकी उपयोगिता समाज के द्वारा मान्य होने लगती है। मतलब समाज के लोगों को उसका ये व्यवहार या उस समूह का ये व्यवहार उपयोगी लगने लगता है। तो वह जो व्यवहार है उसका, वो संस्था का रूप ग्रहण करने लगता है कि जो उसने व्यवहार किया या एक समूह ने जो व्यवहार किया उसकी उपयोगिता सभी व्यक्तियों के सामने आने लगती है, और उस व्यवहार को सभी व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनाने लगते हैं, अपने व्यवहार में शामिल करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, संस्था का निर्माण होता चला जाता है। इससे पता चलता है कि संस्था बन रही है। तो ये होता है संस्था का अर्थ। संस्था वैसे तो समूह का ही एक रूप होती है। समूह, बच्चों, समूह को व्यक्तियों का जो झुंड होता है, ये 4 या 6 व्यक्ति जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे समूह कहते हैं। परिवार भी समूह का एक स्वरूप होता है। परिवार में 4, 6, 8, 10, 12, 15 व्यक्ति हो सकते हैं, एक समूह ही होता है। लेकिन ये समूह या इस समूह का व्यवहार पूरे समाज द्वारा मान्य होता है, और ये समूह हर घर में दिखता है, सबके द्वारा मान्य होता है। तो जब ये सबके द्वारा मान्य हो जाने लगता है तो वो एक संस्था का रूप बन जाता है, एक संस्था के रूप में निर्मित हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर समूह सभी के लिए उपयोगी हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर समूह को हम संस्था कह सकते हैं या हर समूह को हम संस्था की श्रेणी में रख सकते हैं। हम केवल उसी समूह या उसी व्यक्ति के व्यवहार को संस्था की श्रेणी में रखते हैं जब उसकी उपयोगिता सभी को पसंद आती है, या उसके व्यवहार को या उपयोगिता को सब लोग अपने व्यवहार में शामिल करने लगते हैं। तो केवल उसे ही हम संस्था का नाम दे सकते हैं। संस्था की जो प्रकृति होती है बच्चों, नेचर जो होता है, इसका सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिकता से मतलब आप समझते हैं, सार्वभौमिकता से मतलब होता है हर जगह पाया जाना। हर जगह पाया जाना से मतलब है, जैसे विवाह को ही लीजिए। विवाह चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह इस समूह को एक मान्यता प्राप्त है। हर समूह ने इसकी उपयोगिता को माना और इसे अपने व्यवहार में शामिल किया। तो ये व्यवहार संस्था का रूप ले चुका है। इसलिए प्रत्येक समाज में हर जगह पे आपको परिवार देखने को मिलेंगे। तो क्या है ये, जब सार्वभौमिक रूप से हर जगह एक व्यवहार शामिल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे संस्था कहा जाता है। इसके बाद विवाह चाहे जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे क्षेत्रीय हो, प्रांतीय हो, सामुदायिक हो, कोई भी देश, कोई भी भाषा, कहीं भी विवाह हर जगह मान्य है, हर क्षेत्र में मान्य है, देश के, विश्व के हर कोने में मान्य है। तो ये एक संस्था का रूप ले चुकी है, ठीक है। इसके बाद आता है परिवार। परिवार भी लोगों का ही समूह होता है। एक परिवार में एक ही समूह के व्यक्ति होते हैं, दूसरे समूह जो दूसरा परिवार है उसके समूह के व्यक्ति नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि परिवार
सभी के द्वारा मान्य है, इसकी उपयोगिता सभी के द्वारा मान्य है, सभी ने इस चीज़ को अपने व्यवहार में शामिल किया है। और परिवार भी आपको जहाँ पर भी मानव जाति है वहाँ हर जगह परिवार है, इसलिए जो हर जगह पाया जाता है, सार्वभौमिकता जिसमें होती है और जो नियम या कार्य प्रणाली सभी के द्वारा मान्य हो जाती है, उसे संस्था का नाम दिया जाता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं शिक्षा के विषय में भी, शिक्षा भी हर जगह पाई जाती है। शिक्षा प्रत्येक समाज में पाई जाती है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक क्षेत्र में, कहीं भी हो, शिक्षा भी सभी के लिए मान्य है। इसलिए इसका स्वरूप भी क्या है, संस्था वाला है। माना कि शिक्षा लेने वाले और शिक्षा देने वालों का भी एक समूह ही होता है, लोग ही होते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता सभी के द्वारा मान्य होती है। शिक्षा की उपयोगिता को सभी लोगों ने माना है, इसलिए इसे संस्था का नाम दिया जाता है। लेकिन हम हर समूह को संस्था का नाम नहीं दे सकते जब तक उसकी उपयोगिता सिद्ध ना हो जाए। जैसे एक समूह है, 4-6 लोगों का समूह है, इस उदाहरण से आप समझिए, 4-6 लोगों का समूह है, लेकिन उनका समूह किस लिए काम करता है, चोरी करने के लिए काम करता है। ठीक है वो भी लोगों का समूह चोरी करने के लिए काम करता है, लेकिन क्या समाज द्वारा उस समूह को मान्यता होगी, उसके तरीके को मान्यता होगी, उसके कामों को मान्यता होगी? नहीं होगी। तो ऐसे किसी भी समूह जिसकी उपयोगिता ना हो, ऐसे किसी भी समूह को हम इस श्रेणी में, संस्था की श्रेणी में नहीं रख सकते। संस्था की श्रेणी में केवल वही तरीके, वही नियम या वही कार्य प्रणालियाँ आती हैं जिनकी उपयोगिता सिद्ध होती है और उनकी उपयोगिता सब लोगों के द्वारा मान्य होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आती है इसकी परिभाषा। परिभाषा जो किंग्सले डेविस बताते हैं, किंग्सले डेविस के अनुसार संस्था जनरीतियों एवं रूढ़ियों का एक संगठन है जो अनेक कार्यों को करती है। जनरीतियाँ और रूढ़ियों से मतलब होता है हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, मान्यताएं, यही तो संस्था का निर्माण करती हैं। विवाह एक रीति रिवाज ही तो है, विवाह एक परंपरा ही तो है, लेकिन ये रीति रिवाज, ये परंपरा सभी लोगों के द्वारा मान्य है, इसलिए विवाह या परिवार को संस्था का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं ऐसे बहुत से क्षेत्र में काम करती हैं और बहुत से क्षेत्र में नई संस्थाओं को जन्म देती हैं। इसके बाद आता है बच्चों संस्था का विकास। जो संस्था का विकास है उसकी चर्चा सबसे पहले W.G. समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में की थी। फॉकवेज का मतलब होता है जनरीतियाँ, इसको हिंदी में जनरीतियाँ कहा जाता है। इनके अनुसार कोई विचार या क्रिया जब बार बार की जाती है तो इसे आदत कहते हैं। जब इसे समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, इस आदत को जब समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो ये जनरीतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, जब ये जनरीतियाँ हमारी बन जाती है तो इनकी मान्यता दूसरों के लिए भी ज़रूरी मान ली जाती है। लोग समाज से अपेक्षा करने लगते हैं कि समाज भी इन जनरीतियों को माने, इन नियमों को माने, इन मान्यताओं को माने, क्योंकि इन समूहों में, इन जनरीतियों में सामूहिक समाज की कल्याण की भावना छुपी हुई होती है। और लोकाचार के जो नियम होते हैं या रीति रिवाज या परंपराओं के जो नियम होते हैं वो लोगों को बाध्य कर देते हैं ऐसा करने के लिए। तो जब लोकाचार के नियम एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित होते चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों संस्था कहा जाता है। कि जब कुछ नियम या कार्य प्रणालियों का एक व्यवस्थित रूप सामने आता है और सभी के द्वारा वो रूप मान्य हो जाता है या वो नियम, वो कार्य प्रणालियाँ मान्य हो जाती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे संस्था कहते हैं। अब आती है बात संस्था के प्रकार। बच्चों संस्था के प्रकार को पार्सन्स और समनर ने अपने अपने अनुसार कहा है। पार्सन्स के अनुसार वो कहते हैं कि 5 मूलभूत संस्थाएं होती हैं। पार्सन्स के अनुसार उन्होंने 5 मूलभूत संस्थाओं की चर्चा की है, जिसमें आता है परिवार, जिसके विषय में आपको बता चुकी हूँ। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी सभी समाजों में मान्य होती है, हर जगह पे मान्य होती है। आर्थिक स्थिति से आप सभी परिचित हैं, अपने घर की आर्थिक स्थिति या समाज की आर्थिक स्थिति,
राष्ट्र से संबंधित, है ना। ये अर्थव्यवस्था सभी जगह मान्य होती है, इसलिए इन्होंने अर्थव्यवस्था को भी संस्था की श्रेणी में रखा है। इसके बाद आती है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था से मतलब होता है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था भी सभी समाजों में पाई जाती है, चाहे वो एकात्मक रूप में हो, चाहे वो संघात्मक रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन राज व्यवस्था सभी समाजों में पाई जाती है। इसलिए पार्सन्स ने इसे भी संस्थाओं की श्रेणी में रखा है। इसके बाद शिक्षा, शिक्षा को भी इन्होंने संस्थाओं की श्रेणी में रखा है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है धर्म। धर्म से मतलब होता है अपने उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना। धर्म का पालन सभी समाजों में अपने अपने स्तर पर पूर्ण रूप से किया जाता है। धर्म से लोग अपने धर्म से संबंधित हो उसके विषय में जानें, या अपने उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियों से संबंधित हो उसके विषय में समझें। लेकिन धर्म भी एक आवश्यक तत्व है संस्था का, इसलिए धर्म को भी इन्होंने संस्थाओं की श्रेणी में रखा है। इसके बाद आती है समनर। समनर के अनुसार समनर ने 2 श्रेणियों में विभाजित किया है संस्थाओं को। सबसे पहले उनकी है स्वतः निर्मित संस्थाएं, और उसके बाद आती है मानव निर्मित संस्थाएं। पहली स्वतः निर्मित संस्थाओं में इन्होंने माना है कि जिन संस्थाओं की उत्पत्ति लोकाचार, रीति रिवाजों से होती है, परंपराओं से होती है, जैसे संपत्ति, विवाह, धर्म, ये सब स्वतः निर्मित या लोकाचार या रीति रिवाज परंपराओं से बनी हुई स्वतः निर्मित संस्थाएं हैं। तो इन्होंने स्वतः निर्मित संस्थाओं में रखा है संपत्ति, विवाह, धर्म आदि। इसके बाद इन्होंने दूसरा वर्णन किया है मानव निर्मित संस्थाएं। मानव निर्मित संस्थाओं में जो निश्चित उद्देश्य के लिए चेतन रूप से मतलब जानबूझकर, किसी भी उद्देश्य के लिए जानबूझकर संगठित की जाती हैं, ऐसी संस्थाओं को उन्होंने मानव निर्मित संस्थाएं कहा है। उसमें आता है स्कूल, कॉलेज, बैंक। आप सभी जानते हैं स्कूल हमारे हित में काम करते हैं, इसलिए इन्होंने उसे संस्था की श्रेणी में रखा है। कॉलेज भी शिक्षा का एक व्यापक प्रचार प्रसार का माध्यम है। और बैंक आज सभी की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, भारत में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो। बैंक एक मानव निर्मित संस्था है जो सभी के लिए मान्य है और सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए समनर ने इसे मानव निर्मित संस्था के अंतर्गत रखा है। इसके बाद आती है, इनसे निकलकर जो आती हैं बातें, वो आती हैं संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषताओं में सबसे पहले है रीति रिवाज एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। बच्चों, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो संस्था है वो समूह, व्यक्तियों को समूह मत मानो उसे, व्यक्तियों का समूह ना होकर कुछ नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है। जब जनरीतियाँ, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं आदि विकसित हो जाती हैं और इनसे कुछ संबंधित व्यवस्थित नियम बन जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे संस्था कहा जाता है। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है सुस्पष्ट उद्देश्य। सुस्पष्ट उद्देश्य मतलब हर संस्था का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे विवाह है, विवाह एक संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संबंधों को नियोजित करना, नियमित करना। ऐसे ही शिक्षा का उद्देश्य है लोगों का मानसिक शारीरिक रूप से विकास, मानसिक रूप से विकास करना, उसका आध्यात्मिक विकास करना। इसलिए हर संस्था का एक सुस्पष्ट सुनिश्चित उद्देश्य होता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, संस्कृति की वाहक। संस्था बेटा जो होती है वो संस्कृति की वाहक होती है। संस्थाएं संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती जाती हैं, चाहे विवाह के माध्यम से, चाहे रीति रिवाजों के माध्यम से, चाहे संस्कृति के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से, परिवार के माध्यम से। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती चली जाती हैं। तो जो हमारी संस्थाएं हैं वो संस्कृति को आगे लेकर जाती हैं। इसके बाद आती है अमूर्त प्रकृति, क्योंकि रीति रिवाज, परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारी आस्था, ये सब क्या होता है? ये अमूर्त प्रकृति के होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए ये जो इसकी प्रकृति होती है, हम एक संस्था को लोगों के समूह के रूप में देखते हैं, लेकिन उसकी जो मान्यताएं हैं, विश्वास है, आस्थाएं हैं, धार्मिक तत्व हैं, वो सब चीज़ें हमारे अंदर हम सोचते हैं, विचारते हैं। तो इसलिए इसकी प्रकृति
अमूर्त होती है। उसके बाद आती है इसकी 5वें पॉइंट पर स्थायी प्रकृति। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यवहार का जब कोई तरीका जब एक लंबे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है तो क्या हो जाता है, वो संस्था बन जाता है। तो जो इसकी प्रकृति होती है वो स्थायी होती है। स्थायी मतलब एक बार संस्था ने अपना रूप बना लिया तो अब वो स्थायी हो जाती है। जैसे विवाह का स्वरूप तय हो गया, विवाह एक संस्था बन गई, तो अब विवाह को हम अमान्य नहीं कर सकते। विवाह को हम ये नहीं कह सकते कि अब हम इसको संस्था नहीं मानेंगे, इसको फिर से समूह बना दो, या परिवार है, परिवार को फिर से एक समूह बना दो, हम इसको संस्था नहीं मानेंगे, या शिक्षा है या बैंक है, हम ऐसी किसी भी संस्था को हम दोबारा से उसके जो प्रथम रूप में था, एक समूह के रूप में था, उसमें दोबारा से नहीं ढाल सकते हैं, क्योंकि इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है और ये संस्थाएं सब व्यक्तियों द्वारा मान ली गई हैं, अपना ली गई हैं, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो स्थायी होती है। ठीक है बच्चों, अब आपको संस्था का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।